क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बच्चों है हमारा, ठीक है। जानेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब मेनली क्या है, देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा वही वाले क्वेश्चन सेम एज इट इज आएंगे, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, अगर इस टाइप की पिक्चर आ जाती है तो आप कैसे उसको रेशनलाइज करेंगे और कैसे रेशनलाइज करके अपने कंटेंट को लिखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। इस पर्टिकुलर चीज पे ही हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो बेस्ड है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले, ओहो क्या बात है, पांडा आ गया भाई, पांडा। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट चाइनीज इकोनॉमी। ओके, चाइनीज इकोनॉमी की क्या करंट सिचुएशन है और ये क्या दिखा रहा है, तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो एक तो रेड कलर का ही मार्क है। रेड कलर का जो बेटा मार्क होता है ना, वैसे तो ये शो करता है कि मार्केट डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर उन्होंने क्या करा, इस रेड कलर के मार्क को ही ऊपर उठा दिया। इसका मतलब उन्होंने अपनी इकोनॉमी की अच्छी खासी ग्रोथ यहां पे शो कर रहे हैं कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कराया है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रो कराया। अब ये कैसे कराया है ग्रो, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, बेसिकली ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, चाइना ने कैसे ग्रोथ करी उसके बारे में सब आपको लिखना पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी की कितनी जीडीपी है आपको बताना पड़ेगा। चाइना ने एफडीआई अलाउड करा, चाइना ने सबसे पहले एलपीजी पॉलिसीज अडॉप्ट करी, चाइना ने जीएलएफ अडॉप्ट करा, अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्डअप करे ताकि बाहर वाली इंडस्ट्रीज आए, चाइना में इंडस्ट्री लगाएं अपना, ठीक है। चाइना ने कम्युनिस्ट सिस्टम चलाया, चाइना ने कल्चर रेवोल्यूशन करा, लोगों को मिट्टी के साथ जोड़ा, लोगों के अंदर इस बात की भावना को प्रमोट करा कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। ये सब आपको लिखना पड़ेगा सिंपल भाषा में। ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, चाइना के बारे में जो भी पॉजिटिव बात है आपको बताया, आपको सारी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिंपल है, एमसीक्यू के रूप में आपको दे रखा है वाला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर व्हाट डज अ गैप एओ। एओ ये गैप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा जिस लेवल पे हमारा कंजम्पशन कब स्टार्ट होता है ना, कंजम्पशन कब जहां से भी स्टार्ट होता है और ओरिजिन से जो भी गैप होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच इज प्रेजेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन प्रेजेंट होगा उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ध्यान रख के चलेंगे। और कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ध्यान रखना इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि कंजम्पशन कर्व के पॉजिटिव स्लोप के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो कंजम्पशन कर्व का पॉजिटिव स्लोप के लिए जिम्मेदार है एमपीसी। MPC कैन बी कॉल्ड द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व के स्लोप को मैं MPC भी कह सकता हूं, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, अच्छे से याद करेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इन द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंज। ओके, एनवायरमेंटल चैलेंज बहुत ही अच्छा है ये वाला पिक्चर हमारा। इसमें आपको थोड़ा सा लिखा है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये लिखा है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और ये कुछ ग्लेशियर्स बने हुए हैं, सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये पिघलते 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 पानी जो है सारे का सारा शहरों की ओर आ जा रहा है, पूरा पूरा शहर वगैरह सब पानी पानी हो रखा है पूरा पूरा। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ग्लोबल वार्मिंग को। ये पिक्चर ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को ध्यान रख के चलना। दिस पिक्चर डिनोट्स द ग्लोबल वार्मिंग। आपको ग्लोबल वार्मिंग लिखना पड़ेगा। राइज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, क्या क्या इसके रिजल्ट रह सकते हैं, ये सब आपको जनरल मैनर में लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया। आपके सामने एक पिक्चर आ सकती है जिसमें अलग अलग तरह के सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, आपको इसमें बताना होगा इसके अंदर क्या क्या शो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर पिक्चर शोइंग सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन है। वी सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे ग्रीन वाला एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, ठीक है, ओके। सर्विस सेक्टर इंक्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इनिशियली इंक्रीज बट स्टैग्नेंट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। व्हाट विल बी द प्रोबेबल रीजन फॉर डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर क्यों गिर रहा है उसका रीजन बताना है आपको। क्यों इसलिए गिर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट है, सर्विस सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, वर्कफोर्स माइग्रेट हो रही है एग्रीकल्चर से अदर सेक्टर में, या ए और बी दोनों। तो देखो ध्यान से सुनना इस बात को, ये तीनों सेक्टर आपको दिखा रखे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है जो दिख रहा है आपको गिरता हुआ, अच्छा खासा दिख रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से लोग माइग्रेट कर गए सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता दिख रहा है। अपन ध्यान रख के चलेंगे,
ये डेटा आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके सामने, रिमेंबर दिस। ओके नेक्स्ट, वर्कर्स इन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर 2009 to 2012 आपके सामने की शेयर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब बेटा होता है कि टाइम के साथ साथ फॉर्मल सेक्टर में लोग कम होते जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इट मींस लोग फॉर्मल लेवल की जॉब्स, जो रेगुलर जॉब्स होती हैं, एजुकेटेड जॉब्स होती हैं, स्किल्ड जॉब्स होती हैं, क्वालिफाइड जॉब्स होती हैं, उनमें लोग कम होते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग अनपढ़ होते जा रहे हैं, जॉब्स कम होती जा रही है फॉर्मल सेक्टर के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। या आज के टाइम में हर इंसान इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ही ट्राई कर रहा है, क्योंकि फॉर्मल में जॉब ही नहीं है बिल्कुल भी, सरकारी नौकरियां मिलती है इसको अपना। तो इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बढ़ रही हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं आज के टाइम में, जिसमें आपके कैजुअल जॉब्स होती हैं, इसलिए इसको हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स या फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में क्या फ़र्क है? फॉर्मल सेक्टर में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अब ये ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन का मतलब ऐसा ग्रुप जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वर्कर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो, इस बात को इंश्योर करके चले। इनफॉर्मल वर्कर्स ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, ध्यान रख के चलना। और एक और फर्क है, फॉर्मल वर्कर हमारे होते हैं जिनमें 10 से ऊपर लोग यूनाइटेड होके जुड़े, तब फॉर्मल वर्कर कहलाएंगे वो। बाकी हमारी सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। अगर 10 से कम लोग हो तो इनफॉर्मली कहलाएगी, ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्लानिंग envisaged that the economy grows more and more workers would become formal sector। भाई जब प्लानिंग चली थी हमारी 1951 में, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी, तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, ठीक है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर वुड ड्विंडल, और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स कम होते चले जाएंगे। बट व्हाट हैज़ हैपन इन इंडिया, लेकिन हुआ क्या? तो जो सोच थी हुआ उसका अपोजिट बिल्कुल। मतलब ये जो सोच रहे थे हुआ उसका क्या है? अपोजिट। जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। फॉर्मल सेक्टर का बढ़ना था जबकि इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ गया, फॉर्मल का कम हो गया टाइम के साथ साथ। ये इनफॉर्मलाइजेशन, आपको इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखना पड़ेगा कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीपल, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ती जा रही है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करनी काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसके अराउंड आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा एक पिक्चर है आपके सामने, ये कुछ करंट एनवायरमेंटल चैलेंज को शो कर रहा है। पेड़ काट के लेके जाए जा रहे हैं, तो बेटा ये आपको पता ही है, ऑब्वियस ही बात है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होगा तो जानवरों का घर, बर्ड्स का घर चला जाएगा। ये बर्ड्स सारे पीछा कर रहे हैं, उनके घर लेते जा रहे हैं, शहरों की तरफ लेके जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है ये। आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन होगा तो टाइम के साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब जो वातावरण है वो दूषित होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा ना स्मोक, दिल्ली के अंदर स्मोक चल रहा है, ये सब इसी चक्कर में होता है क्योंकि सारे के सारे पेड़ तो काटते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर वर्ल्ड के 2 हिस्सों को जोड़ा जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्टिविटी बनाई जा रही है वर्ल्ड के बीच में। सो एक वर्ल्ड का हिस्सा ये है, एक वर्ल्ड का हिस्सा ये है, इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। और आपसे पूछा इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो कनेक्टिविटी बनाने वाला रिफॉर्म LPG में से एक ही है हमारा, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। सो दिस आंसर विल बी अराउंड ग्लोबलाइजेशन। सो नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम पिछड़े हुए ना रह जाएं, हम पीछे ना रह जाएं, हम उनके साथ जुड़ के चलें, आगे बढ़ें और अपनी कंट्री के गुड्स को फॉरेन में मार्केट कर पाएं। दिस वाज द मेन थीम बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपके सामने बेटा फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। आपको बताना है इंटरप्रेट द गिवन डेटा, ओके। आपको फिस्कल प्राइमरी के ऊपर लिखना है बेसिकली, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये साल के हिसाब से है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हमारा पहले 8.1 था, 10.8, 7.0। फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट भी डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आपस में लिंक होते हैं। आप जितना ज्यादा फिस्कल बोरोइंग्स करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे उसके हिसाब से आपका प्राइमरी डेफिसिट आएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको फिस्कल और प्राइमरी कैसे रिलेटेड है आपको वो लिखना है।
ये आपको पता है और पता होना चाहिए भी कि विदाउट फिजिकल डेफिसिट देयर कांट बी प्राइमरी डेफिसिट। अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा तो प्राइमरी डेफिसिट हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, जब तक मैं बोरोइंग्स नहीं लूंगा तब तक मैं इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दूंगा। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दूंगा तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा कैसे, सोचो एक बारी। प्राइमरी डेफिसिट का तो फॉर्मूला यही है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इंटरेस्ट ही नहीं लिया तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा कैसे, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपको कोरिलेशन इनके बीच में लिखना पड़ेगा। द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शन टू फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फुलफिल। देखिए गवर्नमेंट जो है एलपीजी कनेक्शन दे रही है पुअर पीपल को, ठीक है। तो कौन सी स्कीम या किस चीज को प्रमोट करे गवर्नमेंट, तो बेटा गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है, या फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को प्रमोट कर रही है। जो बैकवर्ड लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको ऑब्वियसली बात है सर्विसेज देके गवर्नमेंट जो है एक बहुत अच्छी स्कीम चला रही है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, पुअर पीपल या पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों को एलपीजी कनेक्शन देके जो फायरवुड है उसका यूजेज भी कम हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, जंगल जाते हैं, पेड़ काट के लाते हैं अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, उनको एलपीजी कनेक्शन मिल गया तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेव हो सकता है, क्योंकि पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे। ध्यान रख के चलना। सो मल्टीपल थिंकिंग हमें लेके चलनी पड़ेगी आंसर में, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर गिव रीजन व्हाई इंडिया बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। इंडिया बहुत अच्छी डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग के लिए क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो आपको बताना पड़ेगा। एक तो सबसे अच्छी बात है हमारे पास स्किल्ड मैन पावर काफी ज्यादा है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे खासे, ठीक है, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी, ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं वो चीप रेट पर मिल जाती है, सर्विसेज एट चीपर प्राइस या चीपर रेट। तो बीपीओ की सर्विस हमारे पास बहुत इजी है, अच्छी सर्विस है अपना। और मेन रीज़न ये है कि भैया हमारे से सस्ती सर्विस को दे ही नहीं पाता है वाली। और इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में तो वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारे इंडिया में बोली जाती है। तो आउटसोर्सिंग का हब तो कहीं ना कहीं बनता है भाई, डेफिनेटली बनता है। अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ये फार्मर वाला हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है आपके सामने, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। ओके, ये भाई साहब जो है ये फिरंगी, आपको देखा टोपी पहन के आया, क्या बात है अपना। ये आया इंडिया अपना कुछ वीट वगैरह बेचने के लिए, ठीक है। और हमने कहा कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो व्हाट वाज द ऑफर बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाई इंडियन फार्मर्स वर नॉट रेडी फॉर द सेम ऑफर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भैया रीजन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग फॉरेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। फॉरेन वाले अच्छे खासे रेट पे हमें एग्रीकल्चर गुड्स वीट वगैरह बेचा करते थे और हमें उनसे खरीदना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कहीं और से खरीदने का वही नहीं था भाई, चांस ही नहीं था, और हमें खरीदना पड़ेगा अपने देश की नीड्स को पूरा करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडियन फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंट हो गए। क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट, या हमने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली फूड ग्रेन्स के मामले में। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हमने फॉरेन से एग्रीकल्चर गुड्स मंगाने बंद कर दिए और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। सो इट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन हैज सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर फार्मर्स आल्सो, सो दैट वाज अ सेल्फ सफिशिएंसी, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने इसमें डिस्प्ले हुआ है, इंटरप्रेट द गिवन ट्रेंड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आल्सो सेड व्हाई गवर्नमेंट हैज रिलाइड आफ्टर कोविड-19 डिसरप्शंस। ओके, आपको बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, और ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा पहले थोड़ा बढ़ा, फिर गिरा अच्छा खासा, फिर रहा, और अचानक से 2020 के आसपास, मतलब 2019 एंड 20 के आसपास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक सडन से राइज आया, बूम आया एकदम। बहुत सारा सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्या है, क्यों करा सरकार ने इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो उसका बेटा एक छोटा सा रीज़न है। क्या है वो रीज़न? कि कोविड-19 के बाद इंडिया ने इस बात को फील करा कि हमारे इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई रिपीट, हमारे इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बिल्डअप करने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया इन सब चीज़ों पर। और ये सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सरकार के ऑब्वियसली बात है, पता ही आपको, हॉस्पिटल एसेट है,
देश के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और दूसरा, इंडिया ने ऑब्वियसली बात है सारा का सारा खर्च करा, अच्छा खासा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में, एक पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा। इसके चक्कर में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक सडन राइज आया और बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्डअप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग उस कैपिटल को बिल्डअप कर पाएं, इसलिए हमने हेल्थ को अच्छे से बिल्डअप करा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएँ हमारे यहाँ के। उसके बाद फाइनली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ये बताना चाह रहा है इंटरप्रेट द पिक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के उस पर ये क्या बता रहा है अपना, बेसिकली ये हमारी इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है बेसिकली, मान के चलते हैं इंडिया, ठीक है, ये इंडिया से पैसा जा रहा है बाहर, ठीक है, और ये फिरंगी फॉरनर है, ये पैसा लेके जा रहा है बाहर इंडिया से। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं फॉरेन डिपेंडेंस एक तरीके से, कि इंडियन इकोनॉमी को लूटने में फॉरेनर्स का अच्छा खासा रोल है। फॉरेनर्स की बहुत सारी कंपनीज, फॉरेन के बहुत सारे ब्रांड्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है और हमारे इंडियंस गर्व के साथ फॉरेन के गुड्स यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नो डाउट हमारे इंडिया के गुड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर चीज़ में फॉरेन के गुड्स यूज़ करना तो ठीक नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ पर या जिन जिन चीज़ों में इंडियन गुड्स अवेलेबल है, हम इंडियन गुड्स यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम फॉरेन के गुड्स यूज़ करते हैं तो वो लोग हमारे यहाँ से कमा के प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये दिक्कत है हमारा, ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, पैसा कहाँ चला जाएगा, बाहर, पूरा पूरा पैसा बाहर जा रहा है। ये हमारे NFI को क्या बना देगा, नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से हमारी NFI क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और जब NFI नेगेटिव होती है तो आपको पता है डोमेस्टिक इनकम तो बढ़िया है, लेकिन नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, छोटी। इसका मतलब हमारे देश की कमाई कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारा पैसा कहाँ चला गया, बाहर। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने फॉरेन में कुछ कमाया नहीं कमाया, फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ ने हमारे यहाँ भर भर के कमाया है, भर भर के। बहुत सारी फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ आपको पता है, होंडा कह लो जापान की है, उसके बाद आपको पता है सुजुकी जापान की है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत डील करती है, टोयोटा जापान की है, USA होगी, फोर्ड मोटर्स हो गई, सब कंपनीज बाहर की हैं, ध्यान रख के चलेंगे। सो दिस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अगर कुछ नहीं आता अभी तक और अभी भी कंफ्यूजन है कि यार क्या करें क्या करें, क्या पास कैसे होना है, तो जाके जल्दी से सोचो मत ज़्यादा, हमारी ऐप पर एक बहुत अमेजिंग कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। जस्ट गो टू आवर ऐप, यू कैन डाउनलोड द 1-to-1 क्लासेज ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। एंड अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और हमारा ORG कोड RVYW जैसे एंटर करेंगे 1-to-1 क्लासेज ऐप आपको मिल जाएगी बहुत ईजिली। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, डू रियली 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 वेल।